हम लोग पढ़ रहे हैं आज जन्म नियंत्रण के उपाय। देखे थे पिछले क्लास में कि इतना जनसंख्या जन्म दर है, इतना मृत्यु दर है, इतना जनसंख्या धीरे धीरे जब से भारत देश आजाद हुआ जनता सोचा कि अब तो हम आजाद हो गए हैं, तो एक उसके पास काम में बचा। जनसंख्या इतना बढ़ाया कि साला आज 140 करोड़ पार करने वाले हैं हम लोग, समझ गए। सब काम धाम छोड़ के एकदम धूक दिया। 1 करोड़ से ज्यादा धूका कौन? चाइना वाला, समझ गया। जनसंख्या के मामला में बीच में सबसे ज्यादा कौन हो गया था? चीन। और अभी भी शायद लगता वही है कि पता नहीं, कुछ कम हो गया है, भारत हो गया है, भारत हो गया होगा, क्योंकि जनसंख्या तब ये सरकार को टेंशन होने लगी। मान लीजिए कि कोई घर है, उस घर में एकदम जनसंख्या बढ़ते जा रहा है एकदम लगातार, तो जो घर का मुखिया होगा उसको टेंशन होगा कि नहीं। जैसे मान लीजिए किसी घर में 2-3 गो मतलब भाई है और उसको के घर में 12-14 गो मान लो जो लड़की पैदा ले ले, 8-10 गो लड़कन पैदा ले ले, बच्चा जन्म ले ले, अब वो टेंशन में रहेगा कि नहीं रहेगा। तो जिस हिसाब से हमारा देश में पूरा जनसंख्या बढ़ रहा था, तब कहा गया क्या चीज कि भैया कुछ अब नियम बनाया जाए, समाधान बनाया जाए और लोगों को इसके बारे में बताया जाए। बहुत सारे ऐसे मतलब कि जो सेक्स नॉलेज होते हैं उनको देने से लोग कतराते थे और लेने से कतराते थे। आजकल के भी देखिएगा गांव घर में महिलाएं लोग के अगर जा करके कुछ ऐसे बतावे, कोई महिला बताए जा करके कि देखिए ऐसे ऐसे करिएगा, ऐसे होगा, ऐसे करिएगा तो ऐसे होगा, तो भाई ऐसे कुछ बोला हमारा भी, समझ ला, मैंने ऐसे करती है। गांव घर में अभी भी नियम चलता है, समझ गए। जैसे देखते हैं बचपन में हम लोग रहते थे तो घूमते रहते थे, खेलते कूदते रहते थे, तो उस समय जो कुछ ब्लॉक से ए भाई ओकरा जरा बंद कर, उधर के हैं ईटा लगा दे, नहीं इधर से उधर बाहर ईटा होगा एगो न, फिर भी हिल रहा है। देखिए इतने हवा कस के मारता है ना कि एकदम ऐंठला देता है ओकरा। तो अब देखिए, तो उस समय देखते थे कि कुछ महिला को जब बताती थी वो ब्लॉक से या पंचायत से कुछ महिला आकर के जो मतलब स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड रहती थी, तो वो महिला कुछ कहती थी ना कि है इस सब कुछ बात बतवा हमनी के बिगाड़े है, ठीक ना। तो बिगाड़े एक्चुअली में वो नहीं आती थी, कुछ जागरूक करने के लिए आती थी, बताने के लिए आती थी, समझ गए। लेकिन गांव घर के महिला है जरा सा पढ़ी लिखी कम रहती है, तो लोग जरा सा इस चीज को वो मानती है, ठीक ना। इसीलिए इसको देखिए धीरे धीरे सिलेबस में शामिल कर दिया गया कि बच्चा क्या होगा कि धीरे धीरे 8वां से 6ठा क्लास से मिलना शुरू हो जाता है रिप्रोडक्शन सिस्टम, समझ गया, जनन क्रिया। तो धीरे धीरे बच्चा पढ़ते जाता है, 8वां क्लास में कुछ पढ़ा, 10th क्लास में कुछ पढ़ा, 12th क्लास में कुछ पढ़ा, तो इससे उसको जागरूकता इससे मिल जाता है, बहुत सारा चीज उसको सीखने को मिलता है, समझ गए। तुम लोग हंसेगी, ये देखो ना ये हंस रही है। अब देखिए, तो जन्म नियंत्रण के उपाय में समझिएगा बाबू, जन्म नियंत्रण उपाय में कहा गया कि भैया धीरे धीरे हमारा देश का जनसंख्या जो एकदम धीरे धीरे लॉन्च कर रहा है, तो जन्म नियंत्रण यानी कि जन्म रोकने का उपाय किया जाए। इतना जनसंख्या बढ़ाना सही नहीं है, तो इसके लिए बहुत सारा उपाय किया गया, लेकिन उसमें धीरे धीरे सब बताएंगे। पहले यहाँ पे देखिए, जन्म नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि दर को रोकना है। जो ये जन्म नियंत्रण का उपाय बनाया गया, विधि बनाए गए, लोगों को बताया गया, इसका एक मकसद था कि जनसंख्या वृद्धि दर को रोकना है, यानी कि जितना जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है उसको हम क्या करेंगे, कम करेंगे, ठीक ना। इसके लिए अनेक गर्भ निरोधक उपाय प्रयोग किए जाते हैं। एक आदर्श गर्भ निरोधक के रूप में निम्नलिखित गुण होते हैं। कहा जाता है कि ये जनसंख्या कम करने के लिए गर्भ निरोधक उपाय बहुत सारे ऐसे बनाए गए, प्रयोग किए गए, जिस कारण से कहा जाता है कि इसके निम्नलिखित गुण भी होता है। जैसे में आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला गुण है आपके पास गर्भ निरोधक के रूप में कि यह प्रयोग करने वाले के लिए अनुकूल हो। सबसे पहली बात कि जो गर्भ निरोधक कोई पुरुष या महिला यूज कर रहा है उसको वो अनुकूल हो, यानी कि उसके गर्भ निरोधक जो दवाई होती है या तो मान लीजिए कोई पदार्थ होता है, केमिकल होता है, विधि होता है, उसके प्रति वो उसके माध्यम से हो। ये ना कि बहुत सारा ऐसा इन्फेक्शन भी क्रिएट कर देता है, ये बहुत ऐसा वैसा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, तो वो सब चीज उनको झेलना ना पड़े। तो यह प्रयोग करने वालों के लिए अनुकूल हो, यानी सही हो, कोई दिक्कत ना हो, आसानी से इसे हम
प्राप्त कर सकते हैं और सस्ता भी हो, समझ गए। प्रभावशाली किंतु उत्कर्मणीय हो, इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास इतना इफेक्टिव हो कि हर कोई व्यक्ति इसको यूज कर सकता है और थ्रो कर सकता है, फेंक सकता है, कोई दिक्कत नहीं होता। इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव ना हो। मान लीजिए कि गर्भ निरोधक दवाई या गर्भ निरोधक कोई ऐसा चीज का यूज कर रहा है पदार्थ का, तो उसका कोई साइड इफेक्ट उसके बॉडी में ना हो, ना पुरुष में हो ना महिला में हो। मान लिया जाए कि कोई पुरुष जो है किसी महिला के साथ संबंध बनाया और वो अपने लिंग पर लड़का जो है कॉन्डम लगा लिया, महिला के साथ सेक्स करने लगा। मान लीजिए महिला को किसी प्रकार से इन्फेक्शन हो गया योनि में, समझ गए, पुरुष के कोई इन्फेक्शन हो गया उसके लिंग में, तो ये सब समस्या हो जाता है। तो ये सब चीज देखते भर में बहुत सारे ऐसे प्रयोग किए गए कि नहीं कुछ ऐसा प्रयोग किया जाए जिससे सही हो, समझ गए, यानी कि प्रतिकूल प्रभाव हो, उसका कोई साइड इफेक्ट नजर ना आए। अब देखिए धीरे धीरे बात बीतती गई, समस्या आते गया, लोग समझते गए। अब कहा जाता है कि जन्म नियंत्रण के लिए बहुत सारी विधियां बनाई गई। जन्म नियंत्रण के लिए बहुत सारी विधि बनाया गया, जिसमें यहाँ पे जो विधि के रूप में आपको देख रहे हैं, ये विधियां के रूप में यहाँ पे है। सबसे पहले कि जन्म नियंत्रण के लिए अनेक विधियां प्रयोग किया गया, जिसमें जन्म नियंत्रण की विधि जिसमें वैचारिक रूप से निषेचन को रोका जा सकता है, यानी कि ऐसा विधि का प्रयोग किया गया, ऐसा लोगों को मतलब कि नियम के बारे में बताया गया, उपाय के बारे में बताया गया, जिससे निषेचन की क्रिया को रोक सकते हैं, यानी कि पुरुष का जो स्पर्म है महिला के अंडाणु के साथ निषेचित ना हो, रिएक्ट ना करे। जिसमें पहला कुछ ऐसे विधियां होती हैं। अब कहा जाता है कि विधियां मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक होता है अस्थाई और एक होता है अस्थाई। अस्थाई विधि क्या होते हैं और अस्थाई विधि, ना हमें सुन के लग रहा है अस्थाई मतलब टेम्पररी प्रोसेस है, और एक होता है परमानेंट, समझ गए। तो परमानेंट में जैसे कहा होता है कि देखते होंगे कि जब कोई महिला के 2-4 गो बाल बच्चा लॉन्च हो जाता है तो बच्चेदानी बाहर निकलवा लेती है, ऑपरेशन करवा लेती है, नाम सुने होंगे, ऑपरेशन करवा लेता है। पुरुष है जो अपना नसबंदी करवा लेता है, समझ गए, अपना नस को कटवा लिया, वर्स डिफरेंस नस को कटवा लिया। महिला है जो फ्लोपियन ट्यूब को ऑपरेशन करवा लेती है, बच्चेदानी का वो अपना वो ऑपरेशन करवा लेती है। तो वो सब हो गया अस्थाई, वो कितनों डिंग डोंग करते रहेगी उसका बच्चा नहीं ठहरेगा, उसके गर्भ में बच्चा नहीं ठहरेगा। कुछ होता है अस्थाई। अस्थाई कहने का मतलब है कि जब जरूरत पड़े तब इसको इस्तेमाल हम कर सकते हैं, समझ गए, ऐसा कुछ चीजें को लेकर के बताया जाता है। तो देखिए अस्थाई विधियां की अगर हम बात करते हैं तो अस्थाई विधियां निम्नलिखित प्रकार की होती हैं, बहुत अलग अलग इनका प्रकार होता है, जिसमें पहला नंबर पॉइंट में आता है आपके पास बाबू सुरक्षित काल। पहला नंबर में क्या आता है, सुरक्षित काल अथवा ताल विधि। अब ये ताल विधि क्या है भाई, तो देखिए ताल विधि जो है ये एक प्रकार के कहा जाता है कि जनन नियंत्रण उपाय है, जनन नियंत्रण उपाय है। अब जन्म नियंत्रण उपाय इसलिए है कि इस विधि के अंतर्गत ये जो ताल विधि होता है, सुरक्षित विधि होता है, इसमें महिला और पुरुष को बस पता होता है, क्योंकि वही दोनों तो संभोग करते हैं। तो खास करके महिलाओं को पता होता है कि हमारा पीरियड कब आया था, कब गया है, कब हमारा सुरक्षित काल है, कब सुरक्षित काल नहीं है, टोटल चीज यहाँ पे बात को बताते हैं, गौर से सुनिएगा। ये ताल विधि की जो जानकारी है खास करके एक महिला के पास होता है। कहा जाता है कि महिलाओं में आर्तव चक्र या ऋतुस्राव एक सप्ताह पहले, ऋतुस्राव से एक सप्ताह पहले या एक सप्ताह बाद का समय सुरक्षित काल होता है। सुरक्षित काल कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई महिला को 12 तारीख को पीरियड आने वाला है, समझ गए। अब 12 तारीख को पीरियड आने वाला है तो 12 तारीख से 7 दिन पहले या तो फिर 7 दिन बाद पीरियड आ गया, उसके बाद खत्म हो गया, उसके बाद 7 दिन बाद, तो पीरियड खत्म होने के बाद 7 दिन बाद जो होता है वो सुरक्षित काल होता है। अगर कोई महिला है जो पुरुष के साथ यानी अपने पति के साथ संबंध बनाती है तो उनको बच्चा नहीं ठहरेगा, उनको बच्चा नहीं ठहरेगा। यानी कि जब उनको पीरियड आने का समय हो तो पीरियड आने के 7 दिन पहले और पीरियड खत्म होने के बाद 7 दिन के बाद अगर वो संबंध बनाती है तो उनको कोई दिक्कत नहीं होता है, समझ गए, यानी कि उनको कोई बच्चा ठहरने का वो नहीं रहता है, और वो महिलाओं को सुरक्षित काल भी कहलाता है। यानी कि आपसे कभी क्वेश्चन में पूछ भी दे कि सुरक्षित काल क्या है, तो आप एकदम आराम से बताइएगा कि महिलाओं में पीरियड
से एक सप्ताह पहले तथा एक सप्ताह बाद का जो समय होता है वो सुरक्षित काल कहलाता है। वो क्या कहलाता है? सुरक्षित काल कहलाता है। ये किन बातों पर निर्भर करते हैं इस पे देखिए। ये जो आपका सुरक्षित काल अथवा ताल विधि जो है ये कुछ कुछ बातों पर निर्भर करता है, निम्नलिखित बातों पर निर्भर करते हैं। जैसे अंडोत्सर्ग की बात करते हैं, तो अंडोत्सर्ग की बात किया जाता है तो देखिए अंडोत्सर्ग का समय ऋतुस्राव प्रारंभ होने के 14वां दिन होता है। यानी कि जब किसी महिला का पीरियड आया, पीरियड आने के बाद खत्म हो गया, तो पीरियड खत्म होने के बाद 14वां दिन, यानी कि पीरियड मान लो कि इस प्रकार से समझो 12 तारीख को कोई महिला को पीरियड आया या 14 तारीख को महिला को पीरियड आया, ठीक है, या तो मान लो 18 तारीख को महिला को पीरियड आया, 2-3 दिन उनके पास रुका, यानी 19 तारीख को उनका पीरियड रहा, 20 तारीख को उनका पीरियड रहा, 21 तारीख को एकदम सब कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया हो गया। तो 21 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक 14 दिन जोड़ लीजिए इसके आगे, तो 21 तारीख के 14 दिन कितना आ जाएगा? 4 1 5 और ये आ जाएगा 2 1 3, 35वां दिन करें, 35 तारीख के करीब का हो जाएगा कितना? 30। अरे 35 तारीख कहने को नहीं समझिए, 29-30 जोड़ लो, अब 4-5 दिन और जोड़ लो आगे 4-5 तारीख। तो उस समय जो होता है ओवुलेशन की क्रिया होती है। ओवुलेशन कहने का मतलब अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। तो ये जो अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है उस समय, यानी कि अंडाशय में अंडाणु बनना शुरू हो जाता है, समझ गए? अंडाशय में अंडाणु बनना शुरू धीरे धीरे होगा और वहां फिर फलोपियन ट्यूब के पास आ जाएगा। तो ये जो क्रिया होती है अंडोत्सर्ग की जो क्रिया होती है, ये ऋतुस्राव प्रारंभ होने के 14वें दिन 13वें से 16वें दिन तक संभावना होती है कि उनके शरीर में अंडा फिर से क्या हो जाए? बन जाए, समझ गए? अंडाणु जो होता है वो महिला के शरीर में कितना से कितना दिन तक सक्रिय रहता है? 1 से 2 दिन तक सक्रिय रहते हैं। जब महिला के शरीर में अंडाणु बनता है तो कितना दिन तक सक्रिय रहता है? 1 से 2 दिन तक सक्रिय रहते हैं। जब पुरुष के शुक्राणु महिला के शरीर के अंदर में चला जाता है, समझ गए, तो वो कहा जाता है कि कम से कम 72 घंटे तक, कितना घंटे तक? 72 घंटे तक सक्रिय रहता है। और इस विधि को अपना करके, जैसे मान लीजिए कि कोई महिला है, पुरुष है, अब उसको पूरा ओवुलेशन का डेट पता है कि पीरियड आने के पहले 7 दिन, पीरियड खत्म होने के बाद 7 दिन, समझ गए, अगर हम संबंध बनाते हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर वो पुरुष है जो महिला के साथ संबंध बनाता है तो महिला प्रेग्नेंट नहीं होगी। अब देखिए, जब इस विधि को अपना कर, यानी कि ये विधि अगर महिला पुरुष को पता है तो इससे आप कितना 80% आपको चांस रहता है, क्या चीज? कि आप प्रेग्नेंट, यानी कि महिला प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, समझ गए? महिला प्रेग्नेंट होने का खतरा एकदम कम जाता है, क्योंकि महिला को पता है कि भाई आज हमारा पीरियड खत्म हुआ है तो आज से 7 दिन तक हम कहाँ हैं? एकदम सुरक्षित काल में है, कोई दिक्कत नहीं हमको है। तो पीरियड खत्म होने के बाद शरीर में भी कहा जाता है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ज्यादा स्रावित होने लगते हैं, जिस कारण से कहा जाता है कि महिलाओं को सेक्स इच्छा जो होती है, मैथुन इच्छा जो होती है, वो अधिक हो जाता है पीरियड आने के बाद। पीरियड आने के पहले कहा जाता है कि एकदम इतना घिन बढ़ेगा, इतना मतलब अंदर से पेन होगा, इतना एकदम उनको खराब लगेगा कि मत कहिए, मतलब संबंध उम्बंध बनाने का उनको मन नहीं करेगा महिला लोग को। लेकिन जैसे ही उनका पीरियड खत्म होता है तो पीरियड खत्म होने के बाद सब अंडाणु जो हुआ बाहर निकल गया खून के माध्यम से। अब उनके शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो एकदम हावी हो जाता है, समझ गए? यौन इच्छा अंदर से पूरा उनको मतलब हो जाता है, समझ गए? और उसी समय वो संबंध बनाती हैं, कोई दिक्कत उनको नहीं होता है। पीरियड खत्म होने के बाद 2-3 दिन तक ऐसा महिला को लगता है कि हम किसी के साथ संबंध बनाए, किसी के साथ का मतलब कोई दूसरा के साथ, मतलब पति के साथ है, समझ गए? तो इस प्रकार से कहा जाता है कि 80% ये जो विधि है आपके पास, ताल विधि के माध्यम से कहा जाता है कि 80% तक के महिला प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, चांस कम रहता है। अब देखिए, ताल विधि होता है, ये क्या है? एक प्रकार का ताल विधि को प्राकृतिक परिवार नियोजन के नाम से हम लोग जानते हैं, और ये अस्थाई संयम होता है। पुरुष स्त्री और पुरुष का अगर यहाँ पे मान लीजिए कि संयम नहीं है तो हो सकता है कि वो महिला क्या हो जाएगी? प्रेग्नेंट हो जाएगी, ठीक ना? तो संयम रखना इसमें जरूरी होता है। ऋतुस्राव के पहले और ऋतुस्राव के बाद वाला कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। और अंडोत्सर्ग कब उत्पन्न होता है? तो ऋतुस्राव के 14वें दिन, ऋतुस्राव के 14वें दिन। तो ऋतुस्राव के 14वें दिन का बनता है? अंडा उत्सर्ग हो जाता है, यानी अंडाणु जो है वो अंडाशय से अंडाणु बाहर निकल जाता है, ठीक ना?
फिर यहां पे कहा जाता है रतिरोध विधि। दूसरा नंबर में यहां पे देखिए, यहां पे दिया हुआ है रतिरोध विधि। यही रतिरोध विधि जो है इसके बारे में कहा जाता है, ये रतिरोध विधि जो है ये कहा जाता है कि जन्म नियंत्रण की सबसे पुरानी विधि है। जन्म नियंत्रण की क्या है, सबसे पुरानी विधि है। यह विधि 2000 वर्ष पहले से प्रचलित है, यानी कि आज से नहीं, बहुत पहले से नियम चलते आ रहा है। इस विधि में मैथुन क्रिया के समय नर स्खलन के से पहले ही सीसन को बाहर कर लेता है, जिससे शुक्राणु मादा के गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है। यद्यपि यह बहुत सरल व सुविधाजनक विधि है। देखिए, यह रतिरोध विधि बहुत पुराना विधि माना जाता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। इसमें सिंपल एक होता है कि मान लीजिए कि सडनली कोई लड़का है, लड़की है, महिला है, पुरुष है, अगर किसी ने खुदा न खास संबंध बनाने का मौका मिला, संबंध बनाने लगा, लेकिन अब लड़की को डर है कि भैया हम प्रेग्नेंट कहीं ना हो जाए, कहे कि भी एक मन में डर बैठा हुआ रहता है। तो उनके लिए क्या चीज है कि जब वो अपने पार्टनर के साथ संबंध बना रहे हो तो बस अपना पार्टनर को ये बोल दीजिए कि जो आपका पेनिस से जो बीर निकलेगा वो बीर हमारे वेजाइना के अंदर में नहीं डालना है। यानी कि जब आप संबंध बना रहे हो तो संबंध बनाते समय आपका जब बीर, पुरुष का जब बीर गिरने लगे तो उसको बाहर गिरा देना है, अंदर नहीं गिराना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जब बीर बाहर निकल जाएगा, बीर जब बाहर गिर जाएगा तो महिला को कोई दिक्कत ऐसा नहीं होगा कि वो प्रेग्नेंट होगी या गर्भवती होगी या ऐसा वैसा कुछ हो सकता है। तो इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, रतिरोध विधि बोलते हैं, ठीक ना। तो रतिरोध विधि से यही सब चीज सीखने को मिलता है कि अगर आपका जनन प्रजनन क्रिया ज्यादा हो रहा है तो आप अपना बीर को वेजाइना के अंदर में न डाल करके वेजाइना के बाहर आप गिरा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। अब देखिए, एक होता है बाबू आपके पास रासायनिक पदार्थ। रासायनिक पदार्थ का भी उपयोग करके कहा जाता है कि महिला जो है प्रेगनेंसी से बच सकती है। वो कैसे, अब समझिए। कहा जाता है कि बहुत सारी ऐसी लेडीज होती हैं जैसे फोम वगैरह आता है, या तो कोई तेल वगैरह आता है, या सरसों तेल वगैरह हुआ, या तो फिर कहा जाता है कि कोई क्रीम वगैरह होता है। रासायनिक पदार्थ योनि के अंदर सेक्स करने के पहले वो लगा लेती है, मैथुन करने के पहले क्या कर ली, लगा ली। अब लगाने के बाद क्या होता है कि पुरुष का अगर बीर अंदर गिरता भी है तो उसका मोबिलिटी घटा देता है। स्पर्म आपका शरीर में मतलब वेजाइना में वो तेजी से दौड़ेगा ही नहीं, समझ गए। जितना रफ्तार में उसको चलना चाहिए उतना रफ्तार में वो पहुंचेगा ही नहीं, आपका वेजाइना के अंदर यानी कि पूरा फ्लोपियन ट्यूब तक नहीं जा पाएगा, इधर ही वो रुक जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि ये रासायनिक प्रोसेस होता है, रासायनिक प्रक्रिया होती है। तो रासायनिक पदार्थ का उपयोग करके भी प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। जैसे फोम टैबलेट होते हैं, जेली होते हैं, कुछ पेस्ट होते हैं, कुछ क्रीम होता है। ये सभी पदार्थों को संसर्ग से पहले योनि में रख दिया जाता है और म्यूकस कला से यह चिपक करके शुक्राणुओं की गमन को रोक देता है, शुक्राणु को गमन आगे बढ़ने नहीं देता है। और फिर यह कहा जाता है कि शुक्राणु नाशक के रूप में काम करते हैं। फोम टैबलेट हो गया, जेली हो गया, पेस्ट हो गया, क्रीम हो गए, ये शुक्राणु नाशक के रूप में काम करते हैं। और यह कहा जाता है कि इसमें लैक्टिक एसिड, सिट्रिक अम्ल, बोरिक अम्ल और यह कहा जाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट, ये सब की उपस्थिति होती है। ये सब टैबलेट यूज करते हैं तो इसमें यह होता है। जैसे मान लीजिए, ये कहा जाता है कि पुरुष का जो वीर है वो क्षारीय स्वभाव का होता है। बताया था ना कि पुरुष का वीर है जो क्या चीज होता है, क्षारीय स्वभाव का। और मान लीजिए कि आप पेस्ट के माध्यम से, फोम टैबलेट के माध्यम से, क्रीम के मदद से क्या करते हैं कि वेजाइना के अंदर में उसको लगा देते हैं। तो वेजाइना के अंदर में जैसे ही फोम डालते हैं या पेस्ट लगाते हैं, कोई क्रीम लगा देते हैं अंदर उंगली के माध्यम से या किसी वस्तु के माध्यम से, तो जब का होता है कि महिला के योनि में पुरुष का शुक्राणु जाता है तो उसका मोबिलिटी शुक्राणु का कम हो जाता है, वो धीरे धीरे गमन करता है या तो फिर ज्यादा मात्रा में गमन ना करे और वहीं पे वो डेड हो जाता है। क्योंकि पुरुष का शुक्राणु है जो भस्म नेचर का है, क्षारीय नेचर का है। और आप जो क्रीम लगाए हैं, जेली लगाए हैं, टैबलेट लगाए हैं, वो सभी अम्ल नेचर का होता है, अम्लीय नेचर का होता है, जिसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है, बोरिक एसिड पाया जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट पाए जाते हैं। तो बताइए, ये सब एसिड है और आपका स्पर्म क्या है, बेस। ये क्या बना देगा, आपका लवण बना देगा रिएक्शन करके और महिला को प्रेग्नेंट होने से बचा लेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होता है। तो इसको हम बोलते हैं रासायनिक पदार्थ। अब यहां पे आता है कुछ यांत्रिक उपाय।
यांत्रिक उपाय कहने का मतलब है कि मैकेनिकल मीन्स, इसका मतलब है कि बाजार में या किसी कंपनी के द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट आप यूज करते हैं और उसको यूज करने के बाद क्या किया जाता है कि आप किसी महिला के साथ संबंध बनाते हैं या पुरुष महिला के संबंध बनाते हैं तो उनको भी प्रेगनेंसी का खतरा नहीं होता है। तो यांत्रिक उपाय जो होता है इसमें बहुत सारा चीज होते हैं। जैसे पहला चीज आता है बाबू कॉन्डम। पहला चीज क्या आता है? कॉन्डम। कॉन्डम को हम लोग हिंदी में निरोध कहते हैं। कॉन्डम को हिंदी में क्या कहते हैं? निरोध कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में कॉन्डम को कॉन्डम कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? निरोध। अब देखिए, ये निरोध की अगर हम बात करें सिंपल वे में तो इसको पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास, रहने दो, ठीक ना। पूरा ये टॉपिक बनवाएंगे, यांत्रिक उपाय पूरा लिखवाएंगे, उसके बाद सब बताएंगे इसमें।